शादी के 7 साल बाद जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी ज़िंदगी में रंग भर गए। घर में पहली बार हंसी खुशी का माहौल था। सासू माँ रिश्तेदारों को फ़ोन करके बार बार यही कहती, 7 साल की दुआ रंग लाई, बहू माँ बनने वाली है। पति समीर तो जैसे मुझे आंखों पर बिठा लेता। वह अक्सर कहता, अब से तू अपना पूरा ध्यान रखेगी, मैं तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और मेरे लिए फल, दवाइयाँ, छोटी चीज़ें लाता। उस समय मुझे लगता कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मती औरत मैं ही हूँ। 9 महीने धीरे धीरे बीते और हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर दिल में खुशी भर जाती। कभी माँ लड्डू लेकर आती तो कभी सासू माँ पड़ोसन को बुलाकर कहती, देखना इस बार हमारी गोद भरेगी। मैंने भी सपनों में अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथ पांव देखे थे, उसके कदमों की आहट सुनी थी। डिलीवरी का समय नज़दीक आया तो पूरा घर दुआओं करने लगा। वह दिन भी आया जब मुझे अस्पताल जाया गया। ऑपरेशन होना था, इसीलिए मुझे बेहोश कर दिया गया। जब आंखें खुली तो सबसे पहले मैंने अपने पति का चेहरा ढूंढा। उम्मीद थी कि वह मुस्कुराते हुए कहेगा, बधाई हो, हमें बेटा हुआ। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि गुस्सा और सदमा था। तभी नर्स मेरे पास आई और धीरे से बोली, बधाई हो बेटा, बेटा हुआ है। मैंने कमज़ोर हाथों से बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उसे अपनी छाती से लगाया, मेरा दिल भर आया। उसका चेहरा गुलाबी था, आंखें मंद मंद थी, लेकिन जैसे ही नीचे देखा, मेरी सांस अटक गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्चा जन्म से ही एक पैर के बिना पैदा हुआ था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल मैंने उसको कसकर सीने से लगा लिया और कहा, तू अधूरा नहीं है मेरे लाल, तू मेरा पूरा संसार है। लेकिन समीर अचानक चीख पड़ा, ये क्या है? ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही मनहूस है। मैंने रोते हुए कहा, समीर पागल मत बनो, ये तो भगवान की मर्जी है। डॉक्टर कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा जन्मजात होता है, इसमें मेरा और बच्चे का क्या कसूर? समीर ने गुस्से से मेरे हाथ से बच्चा खींचना चाहा, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मैं ऐसा बच्चा नहीं पालूंगा, यह औलाद के नाम पर कलंक है। कुछ ही देर बाद उसने अपनी जेब से कागज़ निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। तलाक के कागजात, मानो पहले से ही तैयारी करके आया हो। मुझसे बोले, साइन कर अभी, और यहीं मैं इसी औरत और इस अधूरे बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। मेरे कानों में जैसे बम फटा। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। मेरे शरीर में अभी भी ऑपरेशन का दर्द था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया। इतने में मेरी माँ कमरे में आई और मैं सोच रही थी कि अब मुझे सहारा देगी। माँ मुझे सहारा देगी। मैं रोकर कहूँगी, माँ देखो ना, समीर मुझे छोड़कर जा रहा है। लेकिन माँ ने बच्चे को देखा और उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और कांपती आवाज़ में बोली, काश तू मर जाती। इस बदनामी से तो अच्छा था कि तू जिंदा ही न रहती। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। मेरी अपनी माँ, जो मेरी ढाल थी, वही मुझे बोझ कर रही थी। मैं रो पड़ी, माँ आप भी, ये तो मेरा बच्चा है, आपकी गोद का नाती, आप इसे कैसे ठुकरा सकती हैं? माँ ने आंसू पोंछे और कहा, बिटिया, समाज तुझे जीने नहीं देगा। तेरे पति ने छोड़ दिया, अब तेरी सास भी तुझे घर से निकाल देगी। लोग ताने मारेंगे। देखो, अधूरा बच्चा पैदा किया है, ऐसे में तेरे लिए मर जाना ही बेहतर था। मैंने कांपते होठों से कहा, अगर मेरे जीने को आप बदनामी मानती है तो ठीक है माँ, लेकिन मैं अपने बेटे को छोड़ने वाली नहीं। चाहे पूरी दुनिया साथ दे या न दे, मैं इसे लेकर जीऊँगी, लड़ूंगी। बच्चा मेरी छाती से लगा हुआ था। उसकी सांसें गर्म थी, जैसे कह रही हो, माँ तू मत हारना। अस्पताल के कमरे में रात धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही थी, पर मेरे भीतर जैसे कोई जागता पहरेदार बैठा था, जो नींद को आने ही नहीं दे रहा था। ऑपरेशन का दर्द हर सांस के साथ याद दिला रहा था कि शरीर कमज़ोर है, लेकिन गोद में सोए बच्चे की गर्माहट मुझे हिम्मत दे रही थी। मैंने मन ही मन उसे एक नाम दे दिया, आरव। नर्स ने आकर दवाइयाँ दी और धीमे स्वर में बोली, दीदी हिम्मत रखिए, सब बेहतर होगा।
बच्चे का मन सबसे मजबूत होता है, बस माँ का हाथ चाहिए। मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा। माँ का हाथ किसी कागज से कमजोर नहीं था। नर्स बहन, उसने मुस्कुराहट सीट हिलाया और धीरे से कमरे की लाइट धीमी कर गई। सुबह होते ही सास और नंद का धमकी। सास ने बिना हालचाल पूछे सीधे बच्चे का चेहरा देखने को चादर हटाई, फिर तिरछी नज़र से मुझे घूरकर बोली, क्या मुंह दिखाए मैं समाज को 7 साल बाद भी यह अधूरा बच्चा नसीब हुआ? नंद ने धीमे से पर जहरीले स्वर में कहा, भैया ने यही किया, सही किया। इससे बच्चे के साथ उम्र भर बंधे रहना मूर्खता है। मेरा सिर गर्म हो उठा। मैंने कहा, ये ऐसा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। और अगर समाज को मुँह ही दिखाना है तो दवाइयाँ, डीएनए रिपोर्ट भी साथ में, ताकि झूठ कम फैले। इस बच्चे में जितना अंश मेरा है उतना आपके बेटे का भी है। सास चौंकी। डीएनए? किस बात का डीएनए? मैं साफ आवाज़ में बोली, कल सैंपल दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर जो कहना हो कहिएगा। अभी यहाँ से जाइए, मुझे चैन चाहिए। माँ कमरे के कोने में खड़ी थी। रात की वह कड़वी बात उनके चेहरे पर पछतावे की तरह जम गई थी। मैंने उनकी ओर देखा तो वो आंखें नीचे किए बोली, बेटिया, मैं रात को डर गई थी। समाज, रिश्तेदार, तेरी ससुराल, मुझे लगा सब कुछ टूट जाएगा। मेरी आवाज़ भारी हो गई। माँ, सब कुछ टूट गया है, पर मैं नहीं टूटूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। आप साथ दीजिए बस। माँ मेरे पलंग के पास आकर बैठ गई और कांपते हाथों से मेरे माथे पर उंगलियां फिराई। मैं साथ हूँ। कल मेरी जुबान फिसल गई, आज से मेरी हिम्मत नहीं फिसलेगी। दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डॉक्टर अंदर आए। उनके गले में आईडी कार्ड था और हाथ में बड़ा सा बैग। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहित मेहरा, आर्थो रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ। नर्सिंग स्टाफ ने मुझे केस बताया है। अगर आप चाहे तो अभी से बच्चे के लिए प्लान शुरू कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सतर्क होकर पूछा, आप समीर के दोस्त हैं? वे ठिठक गए, फिर ईमानदारी से बोले, हाँ, कभी था, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि बच्चा पैदा होते ही पिता ने छोड़ दिया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, छोड़ गया तो क्या हुआ? भगवान ने मुझे और मेरे दिल को मजबूत रखा है। खैर बताइए, मेरे बेटे आरव के लिए अब क्या करना होगा? डॉक्टर मोहित ने फाइल खोली और समझाते हुए बोले, सबसे पहला कदम है बच्चे को छूने और हल्के हल्के अभ्यास से संतुलन सिखाना। हमें उसकी मांसपेशियों को मजबूत करना है और दिमाग को यह एहसास देना है कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। बाद में हम सॉफ्ट सर्किट और फिर कृत्रिम पैर लगाएंगे। यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन पूरी तरह से संभव है अगर आप हिम्मत से साथ दे। मैंने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। शाम तक कागजात तैयार हुए और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के बाहर ऑटो खड़ा था। सास दूर से ही देखने लगी कि मैं माँ के साथ जा रही हूँ। नंद ने मुंह बिचकाकर कहा, माँ छोड़िए ना इन्हें, अब ये वही रहेगी जहाँ इन्हें स्वीकार कर ले। सास ने धीरे से जोड़ा, स्वीकार? ऐसे बच्चे को कौन स्वीकार करता है? मैं ऑटो में बैठते हुए पल भर को थमी, फिर पलटकर साफ साफ बोल दी, माँ स्वीकार करती है, भगवान स्वीकार करते हैं, और यही 2 काफ़ी है। बाकी दुनिया सीख जाएगी। समय लग सकता है। घर लौटकर जब मैंने दहलीज पार की तो एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ये वही घर था जहाँ मेरा बचपन भागा दौड़ा था, जहाँ पापा की तस्वीर दीवार पर मुस्कुराती थी। माँ ने जल्दी जल्दी बिस्तर बदला, बच्चा रखने को नरम तकिया रखा। पड़ोस की शकुंतला काकी 2 कटोरी दलिया लेकर दौड़ती हुई आई। बिटिया, बच्चा भगवान की देन है। पाँव कम है तो क्या, उड़ान तो दिल से होती है। देखना, ये बच्चा चमत्कार करेगा। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। काकी, आप दुआ में वजन रखिए, इसीलिए आपकी बात दिल पर उतर गई। रात को ही कुरियर से नोटिस आया। तलाक का शारीरिक कमी के कारण मानसिक पीड़ा, वैवाहिक जीवन असंभव, कस्टडी अस्वीकार। शब्दों की यह दीवार पढ़ते पढ़ते मेरी सांस अटक गई। मैंने कागज धीरे से मोड़ा और आरव को देखती रही। वह मेरी उंगली थामे हुए था।
जैसे कह रहा हो, माँ डरना मत, हम साथ हैं। मैंने मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो, लीगल एड हेल्पलाइन। उधर से जवाब आया, जी मैडम बोलिए। मैंने एक सांस में यह सब कह दिया। मेरे बच्चे के जन्म के साथ पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक का नोटिस भेजा है और कह रहा है कि यह बच्चा उसके नाम का बोझ है। मुझे अपनी और अपने बच्चे की इज्जत की लड़ाई लड़नी है। सामने से शांत स्वर आया, मैडम आप अकेली नहीं हैं। कल सुबह 10 बजे हमारे सेंटर आ जाइए। हम केस स्टडी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेंटेनेंस और कस्टडी पर सही सलाह देंगे। साथ ही पॉजिटिव डिसेबिलिटी राइट्स के तहत बच्चे का अधिकार भी समझाएंगे। मैंने धन्यवाद कहा और फ़ोन रख दिया। माँ ने पूछा, बेटिया कोर्ट कचहरी का चक्कर? मैं मुस्कुरा दी। माँ, जब बात अपने बच्चे की इज्जत की हो तो चक्कर नहीं, रास्ता बनाना पड़ता है। अगली सुबह डॉक्टर मोहित घर आए। उन्होंने आरव को गोद में उठाकर टमी टाइम करवाया। हथेलियों में छोटी सी रुई की गेंद रखकर पकड़ छोड़ का खेल सिखाया और हर छोटे से रिस्पॉन्स पर ताली बजाते हुए बोले, शाबाश चैंपियन, देख ये दुनिया बड़ी है और तू उससे भी बड़ा। मैं उनके तरीके से प्रभावित हुई क्योंकि उनका स्वर हमेशा ठंडा, संयम और सम्मानजनक रहता। जाते जाते उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया। ये सॉफ्ट है, अभी रोज नहीं पर थोड़ी देर के लिए पहना सकते हैं, जिससे बैलेंस का एहसास बने। और हाँ, यह इस हफ्ते में एक पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप से आया, आपका परिचय करवाऊंगा। वहाँ ऐसी कई माएँ मिलेगी जिन्होंने अपने बच्चों को खड़े होते देखा है। दोपहर बाद मैं लीगल एड सेंटर पहुंची, जहां महिला वकील आसिम सिंघल ने पूरी बात ध्यान से सुनी और बोली, सबसे पहले तो बधाई कि आपने डर के बजाय अधिकार का रास्ता चुना। देखिए, तलाक लेने देने से पहले कुछ बातें साफ करें। पहली बात, पति से मेंटेनेंस और खर्च मिलना आपका और आपके बच्चे का हक है। दूसरी बात, कस्टडी आपका फैसला अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित में करती है, न कि पिता के अहंकार में। तीसरी बात, उसने वंश का अपमान जैसा जो तर्क दिया वह अदालत में टिकता नहीं। और चौथी बात, डीएन अगर क्लियर है तो उसके सारे आरोप वही ढह जाएंगे। मैंने फाइल से डीएन रिपोर्ट निकलवा कर सामने रख दी। आसिमा ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खेल पलट रहा है मिसेज। मैं ठहर कर बोली, मेरे नाम के आगे किसी का सरनेम जुड़ा था, पर आज के बाद मेरा नाम सिर्फ मेरा है, रिया, और मैं अपने बेटे का आरव की माँ हूँ। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया। तो तैयार हो जाइए रिया, पहला नोटिस हम भेज रहे हैं। मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा के मानसिक पहलू और सार्वजनिक अपमान के लिए लीगल रिकवरी। उसी शाम मोहल्ले में पुराने पड़ोसी मिश्रा जी दरवाजे पर आए और बोले, बिटिया तेरे ससुराल वाले वंश की इज्जत की बातें कर रहे हैं ना। उनके खानदान में समीर के ताऊजी को बचपन में पोलियो हुआ था, वो भी तो पैर से अपंग रहे, तब सबने उन्होंने कंधों पर बैठाकर पाला था। अब तेरे बच्चे को ताना क्यों? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन दिल भीतर से थर्रा उठा कि ये लोग अपनी ही कहानी भूलकर मुझे कलंक बता रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद काका, पर मुझे किसी के अतीत का सहारा नहीं चाहिए। मेरा वर्तमान सच है और यही मेरी ताकत। रात को माँ रसोई में खिचड़ी रखकर मेरे पास बैठ गई और बोली, बिटिया अगर तू चाहे तो हम शहर की भीड़ से दूर मौसी के पास कुछ दिन रह ले, वहाँ ताने कम हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, माँ ताने सुनकर डर भागता है और हिम्मत जागती है। मैं यही रहूँगी। कल आरव का पहला रजिस्ट्रेशन करवाऊँगी। डिसेबिलिटी कार्ड की प्रक्रिया शुरू करनी है ताकि आगे की थेरेपी और पोस्टेविक पर आर्थिक मदद मिल सके। माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू सचमुच मेरी बेटी है। कल जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ, कभी कभी शब्द गलती करते हैं, पर माँ बेटी का रिश्ता नहीं करता। अगली सुबह मैं आरव को लेकर सरकारी अस्पताल के दिव्यांग सहायता केंद्र पहुंची। वहां लंबी लाइनें थी, थके चेहरे थे और बच्चे की रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं फ़ोन भर रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, मैडम
आप अकेली है? पलटकर देखा तो 3 पहिए यों वाली व्हील चेयर में बैठा 20-22 साल का युवक मुस्कुरा रहा था। नाम है रवि, जन्म से 1 पैर छोटा है पर दिल बड़ा। मैं यहाँ वॉलंटियर करता हूँ, कागजात में मदद कर दूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आज दुनिया थोड़ी अच्छी लग रही है। उसने हंसकर कहा, दुनिया हमेशा वैसे ही लगती है जैसे माँ सिखाती है, और आप तो हीरो माँ लगती है। कागज़ के मेडिकल बोर्ड में आरब का आकलन किया और एक डॉक्टर ने समझाया, शुरुआती महीनों में हम सेंसरी इंटीग्रेशन, बैलेंस और कॉग्निटिव एडजस्टमेंट पर काम करेंगे। 6-8 महीने में बच्चा बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना, और आगे चलकर कृत्रिम पैर के साथ खड़ा होना और चलना संभव है। आप हारेगी नहीं तो ये जीतेगा ज़रूर। मैंने दोनों हथेलियां जोड़कर कहा, हारना शब्द अब हमारे घर से निकल गया। डॉक्टर साहब, रात में फ़ोन बजा। स्क्रीन पर समीर का नाम था। दिल में एक पल को पुरानी यादों का कांटा चुभा पर मैंने खुद को संभाला। हाँ बोलो। उधर से ठंडी आवाज़ आई, कोर्ट में मिलते हैं। और तुमने डीएन का जो तमाशा किया उसमें कुछ होने वाला नहीं। मैं सब प्रूफ दूंगा कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो और बच्चे की परवरिश तुमसे नहीं होगी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे प्रूफ झूठ के पुलिंदे होंगे और मेरे पास सच है। कोर्ट बच्चों का घर तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। अब मैं वहाँ अपने बच्चे के साथ खड़ी रहूँगी। मिलते हैं समीर।